हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के भाग 2 को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इसके पार्ट 1 में आपने बेसिक रूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी कुछ बेसिक रूल्स उसमें बच गए थे जिसको हम यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने लेकर हाजिर हैं। तो देखिए, एक रूल्स होता है, नियम होता है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स, योगात्मक का मतलब होता है जोड़ने पर। तत्समक, तत् माने उसी के, वो समक माने समान। यानी किसी संख्या में आप कुछ ऐड कर दें यानी जोड़ दें और उत्तर हमको वो संख्या ही मिल जाए, तो इसको कहते हैं योगात्मक तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप देखिए, किसी नंबर में यदि हम 0 जोड़ते हैं तो उस नंबर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि योगात्मक तत्समक रूल ये है कि किसी संख्या का योगात्मक तत्समक एलिमेंट यानी अवयव शून्य होता है, क्योंकि शून्य को हम किसी भी नंबर में जोड़ दें, शून्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आपने किया 3 + 0 = 3, यक्स प्लस 0 = यक्स। तो स्टूडेंट्स, किसी भी संख्या का योगात्मक तत्समक अवयव क्या होता है? शून्य होता है। यानी एडिटिव एलिमेंट ऑफ एनी नंबर = 0, क्योंकि 0 जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद जो अगला रूल आता है वो आता है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो देखिए, साधारणतः देखा जाता है, इन जनरली हम देखते हैं कि किसी संख्या में कुछ जोड़ा जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पर इनवर्स उल्टा हो जाए तो देखिए, किसी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है उसका एंटी इंटीगर होता है। यानी कि यदि हम 4 को लेते हैं तो 4 यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीगर है, एक धन पूर्णांक है, और इसका जो एडिटिव इनवर्स यानी कि योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम माने उल्टा हो जाना, ये क्या होगा? -4 होगा। क्योंकि तब देखिए 4 और प्लस -4 बराबर 0, यानी 4 + -4 = 0। ये कैसे हो जाएगा? ये देखिए 4 यानी 4 और प्लस माइनस का -4 = 0। यानी कि किसी संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है, एडिटिव इनवर्स होता है, वो क्या होता है? उसी संख्या को हम लिख देते हैं, केवल उसके सामने का साइन यानी चिन्ह बदल जाता है। अगर संख्या पॉजिटिव इंटीगर है तो उसका एडिटिव इनवर्स यानी कि योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है? निगेटिव इंटीगर हो जाता है। संख्या की वैल्यू वही रहती है। और अगर निगेटिव इंटीगर है, जैसे कि अगर हम कहें -5, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब -5 और +5 करेंगे तो -5 + 5 कट करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपने देखा योगात्मक प्रतिलोम। अब हम इसके आगे रूल पे आते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम
इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक यानी गुणा करने पर, प्रतिलोम माने उल्टा। देखा जाता है कि जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने अभी 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 3 = कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो हमको रिजल्ट मिलता है वो 1 मिलता है। तो 1 कैसे मिलेगा? देखिए, अगर मैंने 4 लिया तो 4 को हम अगर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये नीचे का 4 ऊपर का 4 कट करके आंसर कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। और देखिए, अगर मैंने 3/4 ले लिया तो इसको जब हम 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 4 से ये 4, इस 3 से इस 3 कट जाएगा और क्या रिजल्ट मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम है, इसमें हमें आंसर क्या मिलता है? आंसर 1 मिलता है। अगर कोई नंबर सीधा इंटीजर है तो उसको 1 और उस इंटीजर को लिख देते हैं, या कोई इंटीजर फ्रैक्शन के रूप में है। अगर कोई फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन को पलट करके, यानी जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो जाता है और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाता है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका आंसर 1 आ जाता है। तो ये आपका रूल हुआ गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो अगला रूल्स है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि गुणात्मक तत्समक। तो देखिए, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, यदि किसी नंबर को, किसी भी इंटीजर को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर में वही नंबर मिल जाता है। इस रूल को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक यानी कि गुणा करने पर, और तत्समक का मतलब उसी के समान, यानी हम जिसको गुणा करते हैं वही नंबर हमको आंसर में मिल जाता है। इसको हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बेसिक रूल्स के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब देखिए, वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कॉलेजों में अनेक पब्लिकेशन की पुस्तकें चलती हैं, लेकिन वो सभी का आधार एनसीईआरटी बुक्स ही होता है। इसलिए मैं यहाँ पर जो एक्सरसाइज कराऊंगा, जो न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो मैंने एनसीईआरटी बुक्स को ही प्रेफरेंस दी है। तो आइए लेसन 1 पे हम आते हैं। तो इसमें एक जो क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है तथा क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा P और Q पूर्णांक हैं लेकिन Q 0 के बराबर नहीं है। यानी क्वेश्चन है कि क्या हम शून्य को एक परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर अवश्य है। पहला देखिए, लेसन 1 एक्सरसाइज आपकी 1.1 और प्रश्न 1 का आंसर मैं आपको बता रहा हूं कि शून्य एक परमेय संख्या है और शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, 0/1 ये P हो गया और ये यहाँ पर Q हो गया, और देखिए Q ≠ 0। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और शून्य जो है
ये ऊपर न्यूमरेटर के स्थान पर है, नीचे q के स्थान पर 1 है, तो q नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन आता है कि 2 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। 2 और 4 के बीच में, तो स्टूडेंट्स देखिए एक बात आप जानिए, किन्हीं भी 2 परमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परमेय संख्याएं होती हैं। कितनी? असंख्य परमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बेहतर देखिए बता रहा हूँ, 2 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आपने यहाँ पर 2 लिख लिया और देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, यानी यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 4 है और इसके बीच में हमें 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए कि किन्हीं 2 परमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। अब उसको चाहे 2 से भाग कर दो, यानी डिवाइड बाय 2, या उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। आइए देखिए, जैसे पहली संख्या, तो फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो हो जाएगी, देखिए 2 + 4 × 1/2, तो 2 + 4 हो जाएगा 6 और 6 × 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इक्वल टू क्या आया? 3 आया। अब इस 3 को यानी 3 को यहाँ पर जो बीच में 6 स्थान दिए हैं खाली, इनमें कहीं पर भी लिख सकते हैं। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कहीं, क्योंकि 3 कितने? 2 और 4 के बीच में आता है। तो मैंने इसको क्या किया, जैसे मान लिया यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, यहाँ लिख दिया। अब देखिए इधर एक नंबर 2 है, इधर एक नंबर 3 है। अब 2 और 3 के बीच में हम नंबर ज्ञात कर लें। तो देखिए सेकंड नंबर आपका जो है, ये देखिए यहाँ 2 है, तो 2 प्लस यहाँ क्या है 3 × 1/2, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इंटू 1/2, तो 5 1 जा 5 और नीचे 2, यानी ये 5/2 मिल गया। अब इस 5/2 को देखिए 2 और 3 के बीच में यहाँ पे 2 एम्प्टी प्लेस यानी कि रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें किसी के भी स्थान पर आप लिख सकते हैं। मान लिया आपने यहाँ पर लिख दिया 5/2, 5/2 आपने यहाँ लिख दिया। तो अब देखिए 5/2 और 3 के बीच में आप निकाल लीजिए। तो थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नंबर इक्वल टू, अब देखिए हम एक नंबर लेंगे 5/2 + 3 × 1/2, तो ये देखिए यहाँ पर 5/2 है और 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो 3 के नीचे हम 1 मान करके पहले इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो यहाँ 5/2 तो देखिए हाई है, और अगर इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ और यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। तो जब हम इसको 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 2 3 जा 6 हो जाएगा और नीचे 2 1 जा 2 हो जाएगा और इंटू 1/2, तो ये 5 और प्लस 6 11 और नीचे 2 और ये इंटू 1/2, तो ऊपर 11 1 जा 11 और नीचे 2 2 जा 4। तो इस तरीके से हमको अगला नंबर क्या मिल गया, यहाँ पे 11/4 मिल गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 3 प्लेस रिक्त है। अब आप क्या करेंगे, जैसे फोर्थ नंबर हमको निकालना है, तो देखिए फोर्थ नंबर
इक्वल टू देखिए इधर 3 है और इधर 4 है, तो 3 + 4 इंटू 1/2, तो 3 + 4 7 और इंटू 1/2, तो ये हुआ 7/2। तो अब ये 7/2 को आप यहाँ 1 2 3 3 प्लेस हैं रिक्त इसमें इम्पटी, इन तीनों में किसी के स्थान पर आप 7/2 को लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 7/2। अब एक नंबर आपको 3 और 7/2 के बीच में मिल जाएगी और अगली नंबर 7/2 और 4 के बीच मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 3 + 7/2 इंटू 1/2 और 3 के नीचे आपको डिनोमिनेटर इक्वल करके, जैसे कि मैंने यहाँ थर्ड नंबर पे निकाला है, तो एक नंबर आपको 3 और 7 के बीच में निकाल देना है और एक नंबर 7/2 और 4 के बीच में निकाल देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके सेकंड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर पे, तीसरे क्वेश्चन पे। यह है 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन आपको 3/5 और 4/5, तो 1 2 3 4 5 और 4/5। देखिए 1 2 3 4 5 5 रेशनल नंबर्स आपको ज्ञात करनी है। तो रेशनल नंबर ज्ञात करने का तरीका आपको मैंने अभी बतलाया, उसी रूल्स से आप रेशनल नंबर ज्ञात कर सकते हैं। फिर भी आइए हम एक नंबर ज्ञात करके देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर इक्वल टू 3/5 + 4/5 इंटू 1/2 इक्वल टू 3 + 4 7/5 और इंटू 1/2, तो 7 1 जा 7, 5 2 जा 10, तो ये हो गया आपका 7/10। देखिए इस 7/10 को 3/5 और 4/5 के बीच में जितने भी इम्पटी प्लेसेस दिए गए हैं उसमें किसी भी स्थान पे आप लिख सकते हैं। ये कोई रूल नहीं है कि 7/10 को यही लिखा जाएगा, आप यहाँ 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 कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप 3/5 और 7/10 के बीच में नंबर ज्ञात करेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा। फिर जो यहाँ आएगा उसको और 7/10 के बीच में। तो इस तरीके से रेशनल नंबर फाइंड करना आप जान गए। फिर देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है, इस फोर्थ क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि ट्रू नहीं है। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी एवरी नेचुरल नंबर आल्सो इज अ होल नंबर। तो ये ट्रू है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बतलाया है कि देखिए पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स की शुरुआत 0 से होती है और नेचुरल नंबर्स की शुरुआत 1 से होती है, यानी प्रत्येक नेचुरल संख्या यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या भी होती है। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो इज अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट ये ट्रू है। फिर दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक और पूर्ण संख्या तो एक ही चीज़ हो गई। फिर प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि परमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। अब मान लिया P की वैल्यू ऊपर 3 है और नीचे Q की वैल्यू 4 है, तो 3 को जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये एक पूर्ण संख्या के रूप में हमको नहीं मिलेगा, ये डेसिमल के फॉर्म में मिलेगा। इसलिए इसका थर्ड स्टेटमेंट ये गलत है। तो आपने स्टूडेंट देखा कि NCERT मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 के
एक्सरसाइज नंबर 1 को मैंने आपको बतलाया। अब कल आपको मैं इसी चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 2 को समझाऊंगा। जय हिंद।